विदेशी निवेश एवं व्यापार। इस कंटेक्स्ट में हमने देखा था क्या कि भारत विदेशों के साथ किस तरह से जो है वो व्यापार और निवेश करता है, हमने किस तरह के संबंध है भारत के। हमने इसी क्रम में देखा था कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। हमने देखा था कि भारत जो है वो कैसे विदेशों के साथ अपने व्यापार का खाता मैनेज करता है, चालू खाता किसको कहते हैं। हमने देखा था पूंजी खाता क्या क्या है, किसे कहते हैं, पूंजी खाते में कौन कौन से तत्व आते हैं, चालू खाते में कौन कौन से तत्व आते हैं। हमने देखा था कि भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन का संकट क्या होता है, चालू खाता घाटा किसे कहते हैं, ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं। इन सभी चीजों को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। पिछले क्लास के अंत में हमने देखा था कि आखिर श्रीलंकन क्राइसिस क्या है, कैसे भुगतान संतुलन को ठीक से मैनेज न कर पाने के कारण श्रीलंका जो है वो इस समस्या में पड़ गया है। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए आज हम जरा देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर 2008 में जो अमेरिकी मंदी आई थी वो क्या थी। ठीक ना, अमेरिकी रिसेशन क्या है, क्यों आई, क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी मंदी, ठीक। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, ये लाइट नहीं जली है शायद इसलिए। आज हम देखने जा रहे हैं अमेरिकी मंदी 2008 की। ठीक ना, हम इस मंदी से हमें प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें इसके थ्रू ये समझने का हमें प्रयत्न करना है कि आखिर किस तरह से मंदी आती है और इसके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, तो आज हमें वो देखना है। चलिए तो जरा हम समझते हैं कि आखिर 2008 की अमेरिकी मंदी थी क्या और कैसे आई। देखिए, आप लोगों को पहले ही जब सबसे पहले चैप्टर में हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे, उसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदी हम किसे कहते हैं, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक या नेगेटिव समृद्धि दर्ज करे तो हम कहते हैं कि दैट इकोनॉमी इज इन रिसेशन। यानी कि हम मंदी को परिभाषित करते हुए, हमने तकनीकी रूप से मंदी को परिभाषित करते हुए आपको बताया था कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था निरंतर 2 तिमाही तक नकारात्मक समृद्धि दर्ज करे तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मंदी। मतलब क्या है, देखिए मान के चलिए आज से 6 महीने पहले मेरे पॉकेट में थे 100 रुपए। ठीक ना, एक तिमाही बीती, 100 रुपया बढ़ा नहीं बल्कि घट के 99 हो गया। यानी कि मेरी समृद्धि दर कितनी थी, -1%। बात समझ में आ रहा, 100 से आगे बढ़ा नहीं, घट और गया। तो पहले 100 रुपए थे मेरे पॉकेट में, अब वो घटकर 99 हो गए। ठीक ना, तो क्या हो गया, नेगेटिव ग्रोथ। तो ये तो पहली तिमाही। अगली तिमाही और वेट करेंगे, एक तिमाही में नहीं हम बोल देंगे कि मंदी में आ गए। ठीक, तो अगली तिमाही और वेट करेंगे, अगली तिमाही में अगर मान के चलिए 99 से घट के 97 और हो गया, तो यानी कि लगातार 2 तिमाही तक मेरा पैसा घट रहा है ना। तो ऐसे ही एक देश की जीडीपी, यहाँ 100 रुपया जो मेरा था उसको आप देश की जीडीपी के कंटेक्स्ट में समझिए कि अगर एक देश की जीडीपी पहली तिमाही में नेगेटिव हो जाए और दूसरी तिमाही में फिर से नेगेटिव हो जाए, यानी कि लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि दैट इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन। वो जो है वो मंदी के चपेट में आ चुकी है। यहां तक बात समझ में आ रहा। अब जरा समझिएगा कि 2008 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी मंदी आ गई, और इसे वैश्विक मंदी कहते हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि पूरे विश्व की जीडीपी का 25% तो अकेले अमेरिका के पास है। तो बात ऑब्वियस है कि अमेरिका को अगर चोट लगता है तो पूरा विश्व जो है वो लंगड़ाने लग जाता है। बात समझ में आ रहा ना, इसलिए तो बोला जाता है ना कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है ना वो सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। ठीक ना, इफ अमेरिका sneezes the whole world's economy catches cold, इसलिए तो कहा जाता है। तो आखिर इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष, तो था क्या ये पूरा चक्कर।
क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें ये समझना है। जरा बात को समझिएगा। 2008 की अमेरिकी मंदी को दो हजार आठ की अमेरिकी मंदी को हाउसिंग क्राइसिस भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि एक नाम तो मैंने आपको बताया हाउसिंग क्राइसिस, ठीक ना। आप लोगों ने और सुना होगा, इसका एक और नाम आता है लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस, ठीक ना, लेहमन ब्रदर क्राइसिस। उसका एक नाम आपको और सुनने को मिलेगा, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। जरा बात को समझिएगा एक एक करके। हाउसिंग क्राइसिस क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इस मंदी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था हाउसिंग सेक्टर, ठीक ना, घर वगैरह, इनसे संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अभी समझाऊंगा, जस्ट अभी समझ में आ जाएगा, जिसके कारण ये मंदी उत्पन्न हुई। लेहमन ब्रदर क्राइसिस क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि लेहमन ब्रदर वो पहली वित्तीय संस्थान थी जो 2008 में फेल हुई, और लेहमन ब्रदर के फेल होने के बाद ही पूरी मंदी जो है वो चारों तरफ फैली। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लेहमन ब्रदर क्राइसिस। दिखाता हूं, दिख रहा, नाम लिखते ही आया ना, लेहमन ब्रदर क्राइसिस। देख, कोलैप्स ऑफ लेहमन ब्रदर, और इसी से पूरा जो है वो देख रहे हैं 2008 का ग्रेट रिसेशन स्टार्ट हुआ, दिख रहा ना, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें से किसी नाम से आएगा। ये देखिए, लेहमन ब्रदर अमेरिका की उस समय की जो है ना बहुत बड़ी वित्तीय संस्थान हुआ करती थी, बैंकरप्ट हो गई, देख नहीं रहा, उनको अपना बोर्ड उतारना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैंकरप्ट हो गई है, ठीक ना। तो इस कारण से क्या कहा जाता है? इसे लेहमन ब्रदर क्राइसिस भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस किसे क्यों कहा जाता है? जरा बात को समझिएगा। बैंकिंग के कंटेक्स्ट में, बैंकिंग के संदर्भ में प्राइम कस्टमर ऐसे कस्टमर्स को कहा जाता है जिनका ऋण का एक स्वच्छ इतिहास हो, ठीक है, जो लंबे समय से ऋणों का लेन देन करते रहे हो और जिनके ऋण का स्वच्छ इतिहास रहा हो कि जो लेते हैं पैसा तो टाइम पर ईएमआई दे देते हैं या टाइम पर अपना ब्याज चुकाते रहते हैं। ऐसे कस्टमर्स को क्या कहा जाता है? प्राइम कस्टमर्स, ठीक ना। सब प्राइम कस्टमर्स किनको कहा जाएगा? सब प्राइम कस्टमर्स ऐसे कस्टमर को कहा जाएगा जो लोग कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन टाइम पर जो है वो ना तो अपना कर्ज का ब्याज चुकाते हैं ना मूलधन वापस करते हैं। तो ऐसों को क्या कहा जाता है? सब प्राइम, ठीक ना। प्राइम कस्टमर जो समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं। और सब प्राइम जिनके ऋण का कोई स्वच्छ इतिहास ना रहा हो। ठीक ना, ऐसे कस्टमर्स को क्या कहा जाता है? सब प्राइम कस्टमर। जरा बात को समझिएगा, 2008 से पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हुआ क्या? अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घर की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ने लग गई। घर,
यानी कि लोगों को अपना घर चाहिए, ठीक ना, सपना होता है लोगों का अपना घर। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था की तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी घर से संबंधित कर्ज को जो है वो क्या माना जा रहा था, घर से संबंधित कर्ज को सुरक्षित कर्ज माना जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि सुरक्षित ऋण है, घर से संबंधित कर्ज ऋण जो लिया जाता है। क्यों सुरक्षित ऋण माना जाता है, एनी आइडिया? बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों में क्या होता है, आप कोलेटरल कुछ जमा करते हैं, आप कर्ज लेने के लिए बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, तब आपको कर्ज मिल रहा होता है। घर में क्या होता है, आप घर के लिए जैसे ही कर्ज लेते हैं तो वह घर ऑटोमेटिकली गिरवी होता है, ठीक ना, कि अगर आपने जो है वो ईएमआई वगैरह टाइम पर नहीं दी, अगर आप पैसा लेकर भागे तो आपका घर जो है ना वो गिरवी पहले से है, उसको जो है वो बैंक जाकर जब्त कर सकती है। इस कारण से घर के लिए जो भी ऋण होता है इसको एक सुरक्षित ऋण माना जाता है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम समझिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी फिर से जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर में जा रही है। अभी आपने जस्ट पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में चली गई, अमेरिका जो है वो बार बार जा रहा है और फिर वापस आ जा रहा है, 2 महीना नेगेटिव दिखाता है, फिर थोड़ा वापस आता है, फिर जा रहा है। तो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के चपेट में आ रही है धीरे धीरे, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब अभी तक तो आया नहीं है ना वर्तमान वाला, तो पिछला वाला के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में और क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ने का। जरा बात को समझिए, अब क्या हुआ, बैंकों ने भारी मात्रा में क्या करना शुरू कर दिया, घर के लिए ऋण देना स्टार्ट कर दिया। घर के लिए ऋण देना प्रारंभ किया। ऋण देना प्रारंभ किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे क्या कि सर ये तो अभी भी देती है बैंक के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। जरा कहानी को समझिएगा, बैंकों ने ऋण किसको देना प्रारंभ कर दिया, सब प्राइम कस्टमर्स को भी, केवल प्राइम कस्टमर्स को ही नहीं, सब प्राइम कस्टमर्स को भी देना स्टार्ट कर दिया। सब प्राइम कस्टमर का क्या मतलब है, अभी बता चुका हूं, क्या है, जिनका ऋण का कोई स्वच्छ इतिहास ही ना रहा हो, जो पहले भी जो है वो पैसा लेके भाग गए हो, या फिर जो है वो टाइम पर पे ना कर रहे हो, तो सब प्राइम कस्टमर्स को देना प्रारंभ किया। यहां तक बात समझ में आई? क्यों? इस उम्मीद में कि भाई अब ये लेके थोड़ी भागोगे, ये लेके भागोगे तो हम तुम्हारे घर जो है वो पकड़ लेंगे और उसको नीलाम कर देंगे, तो इसलिए जो है वो टेंशन नहीं है। तो बैंकों ने क्या किया, प्राइम कस्टमर को तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ सब प्राइम कस्टमर को भी देना प्रारंभ किया। पहली बात समझ में आई? आगे कहानी को समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरी अमेरिकी मंदी, ठीक ना। तो सब प्राइम कस्टमर्स को भी देना प्रारंभ किया बैंकों ने, इस उम्मीद में कि भाई कहां भागोगे, घर लेके थोड़ी भाग जाओगे सर पे उठा के, ठीक ना, तो तुम्हारा घर तो वहीं रहेगा, तो हम तो घर तुम्हारा जब्त करके जो है उसको नीलाम करके अपना पैसा निकाल ही लेंगे, इसलिए सब प्राइम कस्टमर को भी देना प्रारंभ किया। अब जरा समझिए, बैंक जो है वो किस पर काम कर रही है, मुनाफा पर काम कर रही है। अब प्राइम कस्टमर को ब्याज की दरें जो है वो आप बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं, या नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से ही जो है वो ठीक रहे हैं, अच्छे कस्टमर रहे हैं, टाइम पर जो है वो भुगतान करते रहे हैं, तो उनसे ज्यादा ब्याज तो लिया नहीं जा सकता है। तो इसके कारण क्या किया गया कि जब सब प्राइम कस्टमर को ये ऋण देते थे तो ब्याज की दरें उच्च रखते थे। कहानी समझ में आ रही है पूरी? सब प्राइम कस्टमर को दे रहे हैं तो ब्याज की दरें उच्च रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वैसे कस्टमर है जो पहले जो है वो घपला उपला कर चुके हैं, या फिर पहले भी जो है टाइम पर नहीं, तो इनसे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जो है वो ब्याज ले रहे हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आया? ऐसा होता है, जिनका आप देख लीजिए ना, जिनका क्या बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग खराब होता है, जिनका सिविल खराब होता है, उनसे जो है वो आज भी देखते हैं ना, बैंकों में आप जाते हैं जब कर्ज लेने के लिए तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं, ठीक ना। जो अच्छे कस्टमर हैं, जिनका जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है जिनकी अच्छी है, उनको सस्ते दरों पर ऋण मिल जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। यहां तक बात समझ में आया? अब जरा सोच के देखिए, अर्थव्यवस्था में यदि लोगों को सस्ता ऋण, मतलब लोगों को जो है वो ऋण मिल रहा है घर खरीदने के लिए, लेकिन घर अर्थव्यवस्था में जो है वो मान के चलिए 100 ही है और 500 लोगों को ऋण मिल गया, तो इसके कारण क्या है, 100 घर है, खरीदने वाले 500 हैं, तो घर की कीमतें क्या होंगी, आसमान छूने लग जाएंगी।
क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है ही नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ कि घरों की कीमतें बढ़ती चली गई। ये कहानी समझ में आ रही? स्टेप बाय स्टेप। तो इसके कारण क्या हो गया, घरों की कीमतें जो है वो बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, बैंकों ने एक और नया उपाय निकाला जिसको कहते हैं मॉर्टगेज ऋण। ठीक, बैंकों ने एक नया उपाय निकाला जिसको कहा गया मॉर्टगेज ऋण। क्या था मॉर्टगेज ऋण? जरा बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा। बैंक से लिया मैंने कर्ज, मान के चलिए 1 लाख रुपए, जस्ट एन एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। 1 लाख रुपए लिया, उससे मैंने एक घर खरीदा। जब मैंने घर खरीदा था उस टाइम इसकी कीमत जो थी वो मान के चलिए 1 लाख रुपए थी, तभी तो मैं घर खरीद पाया, तभी तो मैं घर खरीद पाया, 1 लाख की थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था में घरों की मांग बढ़ रही है जिसके कारण मेरे घर की भी तो कीमत बढ़ेगी ना। अरे अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी की कीमतें ही अचानक से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि सब लोग डिमांड कर रहे हैं। मैंने 1 लाख में खरीदा था, कल मेरे पास ही एक बायर आ रहा है कि भैया 1,20,000 दे रहे हैं, ले लीजिए, दे दीजिए हमको, ठीक ना, उसने भी कहीं से ऋण लिया है। ठीक, कोई दूसरा आ रहा है वो बोल रहा है कि भैया 1.5 लाख दे रहे हैं, दे दीजिए हमको। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। ऐसे ही बढ़ती है, हम लोग जमीन खरीदते हैं, देखते हैं ना, ऐसे ही होता है। हमने मान के चलिए 20 लाख में खरीदा, अगला बायर आ गया 22 लाख का, तो अब उसकी कीमत 22 लाख हो गई ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसके कारण क्या हो गया, जो घर मैंने 1 लाख में खरीदा था उसकी कीमत बढ़कर हो गई 2 लाख रुपया, ठीक ना, उसकी कीमत बढ़कर हो गई है मार्केट में 2 लाख रुपया। अब बैंकों ने क्या सोचा, बैंकों ने सोचा कि एक बात बताओ, इसने तो 1 ही लाख मेरे से कर्ज ले रखा है, लेकिन इसके पास जो घर है उसकी वैल्यू तो 2 लाख है, उसकी वैल्यू तो 2 लाख है। तो इस बैंक ने मेरे को बोला क्या कि भैया ऐसा कीजिए, आप 1 लाख का और कर्ज ले लीजिए, हम दे देंगे। काहे कि तो आपके घर की कीमत 2 लाख रुपया है, सिक्योर्ड लोन भी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 लाख अगर मैं नहीं टाइम पर दे पाऊंगा तो वो फट से क्या करेगा, मेरा घर ले लेगा, उसको नीलाम करके 2 लाख रुपया उसको तो मिल ही जाएगा। ठीक, तो बैंकों को तो यही बिजनेस ही है, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटना। तो बैंकों ने क्या किया, इन बढ़ी हुई कीमतों, इन बढ़ी हुई घर की कीमतों के कारण उस सेम घर पर ही दोबारा कर्ज दिया। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ दया जी, पॉइंट समझ में आया? मॉर्टगेज ऋण किसको कहते हैं, जब एक ही संपत्ति पर एक से ज्यादा बार कर्ज दे दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्टगेज ऋण। दिख रहा है ना, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, इसीलिए बैंकों ने सोचा क्या कि अब तो इसके ऊपर और कर्ज दिया जा सकता है। अरे मैंने तो 1 ही लाख रुपया का कर्ज ले रखा था ना, लेकिन अभी जो मेरे पास संपत्ति है उसकी कीमत तो 2 लाख है। तो बैंकों ने सोचा क्या कि 1 लाख का और कर्ज चिपकाओ इसको। धैर्य रखिए, बताते, धैर्य रखिए, बताते, ठीक ना। अभी कंडीशन समझ में आ रही है, कर्ज बैंकें जो है, बैंक जो है वो आराम से जो है वो कर्ज दे रही है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में डिमांड है, और अर्थव्यवस्था में डिमांड रहेगी तो मूल्य बढ़ेगी, मुद्रास्फीति का सिंपल सा लॉ, ठीक ना, कि अगर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी नहीं है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ये हुआ मॉर्टगेज ऋण वाला कंटेक्स्ट। अब जरा सोच के देखिए, दो चीजें हो रही है। पहला, एक तो ब्याज की दर उच्च है, दर उच्च है, बताया ना, क्यों? क्योंकि सब प्राइम कस्टमर्स को दिया जा रहा है। दूसरा, जब कस्टमर्स भी सब प्राइम है तो उनमें जो है वो क्या है, कर्ज को ठीक से बैलेंस करने की क्षमता भी नहीं है। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? अरे कर्ज ज्यादातर किनको दिया जा रहा है, सब प्राइम कस्टमर्स को। अब एक बात बताइए, सब प्राइम कस्टमर पहले से ही आदत वाली बात होती है ना कि पिछली बार भी नहीं दे पाए थे, इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसे कस्टमर्स हुए हैं जो अपने कर्ज को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तभी तो वो बार बार जो है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा?
तो पहले तो हो गए ब्याज की दर उच्च, दूसरा हो गया कर्ज को ठीक से नियंत्रित कर पाने की क्षमता में कमी, और तीसरा क्या था, ज्यादा से ज्यादा कर्ज, अधिक कर्ज लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अधिक कर्ज। ठीक ना, मैंने बताया कि एक ही संपत्ति पर दो दो बार कर्ज दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो गया, अचानक से 2007 तक आते आते क्या हो गया, डिफॉल्ट रेट बढ़ने लग गया, डिफॉल्ट रेट बढ़ने लग गया, यानी कि लोगों ने डिफॉल्ट करना प्रारंभ कर दिया। पर कर्ज मतलब ईएमआई देना या फिर टाइम पर जो है वो ब्याज चुकाना, किससे देना, ये सब देना क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कम हो गया। क्यों, क्योंकि वही बताया मैंने, तीन रीजन है। पहला तो ब्याज की दरें आपने हाई रख रखी है पहले ही, दूसरा आपने एक कर्ज के ऊपर दूसरा कर्ज चिपका दिया, और तीसरा सब प्राइम कस्टमर पहले से ही ऐसे कस्टमर हैं जो ब्याज को या कर्ज को जो है वो ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, डिफॉल्ट रेट अर्थव्यवस्था में बढ़। अब जैसे ही डिफॉल्ट रेट बढ़ा तो क्या किया बैंकों ने, क्या किया, बैंक क्या करेगी, कोई डिफॉल्ट करेगा तो उसका घर जब्त कर लेगी। बैंकों ने घरों को जब्त करना स्टार्ट किया। अब एक दो घर हो तो बात समझ में आए, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में ये चीज बड़े पैमाने पर हुआ, लाखों लाखों लोग, कईयों लाख लोग जो हैं वो ठीक से पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सबका घर जो है वो जब्त कर रही है बैंक। बात समझ में आ रहा। अब जरा बात को समझिए, घर को लेकर बैंक क्या करेगी, उसका अचार तो बनाया नहीं जा सकता है, तो बैंक घर का क्या करेगी, बैंकों को ये होगा ना कि उसको नीलाम करके वो अपना पैसा प्राप्त करे। बैंकों का तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ना कि अपना पैसा प्राप्त करे। अब जरा बात को समझिए, लाखों लोग जो हैं उनका घर जब्त हो चुका है, ठीक, खरीदने वाला कोई मार्केट में है ही नहीं घर, तो अब नीलाम किसको करोगे। बात समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास एक दो घर हो तो समझ में आ रहा है, या 50 100 लाख मतलब 1000 के आसपास घर हो तो समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में बायर होंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग तो डिफॉल्टर ही है। अब डिफॉल्टर को फिर से तुम कर्ज देके फिर से उससे घर तो खरीदवा नहीं सकते हो, वो तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है ना। अब बैंकों के पास घर ज्यादा हो गए और खरीदार कम है, तो क्या होगा बताइए, प्राइस जो है वो गिरने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ठीक ना। मैं लेके बैठा हुआ हूँ 50 किलो टमाटर, खरीदने वाले 5 लोग हैं, ठीक है, तो मेरे को सिंपल सी बात है अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी तो मैं बेच पाऊंगा, ठीक ना। तो यानी कि बैंकों के पास जो है वो घर जब्त करना प्रारंभ कर दिया और घरों की संख्या इनके पास बढ़ गई। लेकिन नीलामी में लोग ही बहुत कम है। अब जरा सोच के देखिए, जो घर मैंने 1 लाख का खरीदा था और जो बढ़कर बीच में 2 लाख का हो गया था, अब क्या हो जाएगा, जब बायर नहीं है तो उसका प्राइस गिरने लग जाएगा, और गिरते गिरते वो 1 लाख से भी नीचे चला है। यानी कि 1 लाख रुपया बैंक ने मुझे कर्ज दे रखा था इस उम्मीद में कि इसका घर जब्त करके मैं 1 लाख तो अपना वापस कर लूंगा, लेकिन आज उस घर की कीमत कितनी हो गई है, 50,000 रुपए। एक बात बताइए, तो बैंक को तो बैठे बिठाए 50,000 का लॉस हो गया ना। बात समझ में आया। हाँ, तो यही प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए तो नाम में मैंने लिखा था, यहाँ देखिए नाम में ही मैंने क्या लिखा है, हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग क्राइसिस यानी कि घर से संबंधित समस्या थी। अगला नाम मैंने क्या लिखा था, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। ये सब प्राइम गैर प्रधान लोगों को जो है वो कर्ज दिया, इसके कारण क्या हो गया, ये क्राइसिस उत्पन्न हुई। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो यही हुई समस्या, ठीक। बैंकों के पास घरों की संख्या बढ़ गई और नीलामी में इनकी कीमतें काफी गिर गई। जिसके कारण क्या हो गया, बैंकों को लॉस में जो है वो नीलाम करना पड़ा। अब जरा सोच के देखिए, एक दो घर हो तो समझ में आए,
इतने सारे घर, इतने सारे लोगों का पैसा जो है वो, मतलब क्या बोलते हैं, इतने सारे घर थे बैंकों के पास कि अगर हर में अगर थोड़ा थोड़ा 50-50% भी लॉस होगा तो आप जरा सोच के देखिए क्या स्थिति होगी। उसी में से एक ये भी था लेहमन ब्रदर भी, जो सबसे पहले जिसने बैंकरप्सी फाइल की, जो सबसे पहले डूबा, उसको नाम क्या दिया गया, मतलब उसी के नाम पर नाम दे दिया गया इसका, लेहमन ब्रदर क्राइसिस। ठीक ना। इतना ही नहीं, अमेरिका की उस टाइम जो है वो सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी सिटी बैंक। ठीक ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखो ना, नाम में ही आ रहा है, सिटी बैंक ऑल इन 2000। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये है सिटी बैंक। सिटी बैंक उस टाइम जो है ना मानी जाती थी कि विश्व की सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। अमेरिका की सिटी बैंक जो है ना उस टाइम विश्व की सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। और अमेरिकी रिसेशन के बाद उसका साइज जो है वो भारत के एसबीआई से भी छोटा हो गया था। बात समझ में आ रहा? इतना बड़ा क्राइसिस था। ठीक ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि अर्थव्यवस्था में कोई भी समस्या आती है ना तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, डोमिनो इफेक्ट, कि एक गिरा उससे दूसरा गिरा, उससे तीसरा गिरा, उससे चौथा गिरा, तो ये डोमिनो इफेक्ट चलता है। ठीक ना। एक बैंक थोड़ी बर्बाद हुए, कई सारे बैंक बर्बाद हुए। अब जरा सोच के देखिए, अगर बैंक बर्बाद होने लग जाएंगे, बैंक बर्बाद होने लग जाएंगे, बैंकों में समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, तो बोला जाता है ना बैंकिंग सिस्टम किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। रीढ़ की हड्डी होते हैं क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, मेरे को कोई भी बिजनेस करना है तो मेरे को कर्ज कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। ठीक ना। मान के चलिए मुझे कोई सामान उपभोग करना है, मेरे को आईफोन खरीदना है, मान के चलिए मेरे को जो है वो नया फोन खरीदना है, तो मैं ईएमआई कहां से बनवाता हूं? मैं बैंक से ही बनवाता हूं। यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करने में भी और अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने में भी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। बैंक ने मान के चलिए रिलायंस को कर्ज दिया, तभी ना उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। क्या मान के चलिए मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मैं मेरे को बैंक कर्ज देगी तभी तो मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम इज दी बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इसे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर रीढ़ की हड्डी ही दिक्कत में है तो शरीर भी तो दिक्कत में आ जाएगा ना। बात समझ में आया? तो यदि बैंकिंग सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और बैंकिंग सिस्टम में कैसे समस्या उत्पन्न हुई है मैं बता चुका हूं, तो अगर बैंकिंग सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो गई तो इसके कारण क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह प्रभावित हुआ। पैसा ही नहीं है बैंक के पास, बैंक तो अपना लॉस बुक कर रही है। अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह प्रभावित होगा। बात समझ में आ रहा? तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह प्रभावित होगा। क्या मतलब हुआ ऋण का प्रवाह? कि अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो बैंक जो है वो ऋण कैसे देगी? और ऋण नहीं देगी तो बिजनेस अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, लोग जो है वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लोग अगर डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएंगे, अब जरा समझिए ऋण का प्रवाह प्रभावित होने से क्या क्या होगा। पहला बात तो मांग कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में मांग में कमी। अब एक बात बताइए, वैसे मैं आईफोन नहीं खरीद सकता, लेकिन मान के चलिए क्या है, अगर बैंक मुझे इजी ईएमआई दे रही है या मुझे कर्ज दे रही है, इसके कारण मैं खरीद पा रहा हूं ना। बात समझ में आ रहा? मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्या कि मैं अभी जो है वो एसी खरीद लूं, लेकिन अगर बैंक मुझे कर्ज दे रही है तो मैं खरीद सकता हूं कि नहीं? अब एक बात बताइए, इसके कारण क्या है, उस एसी की या उस आईफोन की मार्केट में डिमांड है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, अगर ऋण की उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी तो मांग में कमी आ जाएगी ना। बहुत ऑब्वियस है, मांग में कमी आ जाएगी। अब जरा सोच के देखिए, यदि मांग में कमी आएगी तो कंपनियां जो है वो अपना उत्पादन घटाएंगी कि नहीं? बिल्कुल घटाएंगी, कंपनियां उत्पादन घटाएंगी। सिंपल सी बात है, मान के चलिए सैमसंग का फोन पिछले महीने जो है वो 1 लाख बिका। ठीक ना, 1 लाख बिका, क्यों? क्योंकि ईएमआई वगैरह सब कुछ ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल था तो लोग खरीद पा रहे थे। 10,000 का फोन जो है वो ठीक खरीद पा रहे हैं, 15,000 वाला भी खरीद पा रहे हैं, 20,000 वाला भी खरीद पा रहे हैं।
लेकिन क्या हो गया, अब जो है वो बैंकों के द्वारा ऋण का प्रवाह जो है वो प्रभावित हो गया है, या बैंकों की स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण अब ईएमआई ऑप्शन नहीं है, अब लोन की संभावना जो है वो कम होती जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, अब 1 लाख तो नहीं दिखेंगे ना, अब कितने बिके, 80,000 बिके। तो अब जरा सोच के देखिए, आप हैं सैमसंग के ओनर, क्या कीजिएगा, अगली 1 लाख बनाने के लिए अगर आप 10 फैक्ट्री चला रहे थे, अब 80,000 ही बिक रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि अगले महीने फिर 1 लाख बनाइएगा, क्या आप बोलिएगा क्या कि थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर दो, पड़ा रह रहा है, झूठ मूठ बिक रहा है ही नहीं, पिछले बार वाला ही जो है वो 20,000 फोन बचा हुआ है, तो आप प्रोडक्शन को कम कीजिएगा ना। प्रोडक्शन को कम कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप कुछ फैक्ट्रियों को बंद कीजिएगा, बंद कीजिएगा ना। जैसे ही आप फैक्ट्रियों को बंद कीजिएगा, यानी कि आप उत्पादन को घटाइएगा, तो इसका क्या मतलब होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सिंपल सी बात। अब जरा सोच के देखिए, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा, मांग में और ज्यादा कमी आएगी। कल तक मैं रोजगार में था तो मेरे पास पैसा था, देखना, मान के चलिए मैं 30,000 रुपया पर मंथ कमा रहा था, तो क्या है, मैं चीजें खरीद पा रहा था। अब अचानक से मैं बेरोजगार हो गया, अब बेरोजगार हो गया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार खरीदूं कि ना खरीदूं। आप अपनी बेसिक जरूरतों ना, पहले खाना के बारे में सोचिएगा कि पहले शौक मौज के बारे में सोचिएगा, पहले खाना के बारे में सोचिएगा कि अगले महीने से पेट भरेगा कि नहीं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, फिर मांग में कमी आएगी, फिर उत्पादन में कमी, कंपनियां कम करेंगी और ज्यादा बेरोजगारी, ये चक्र जो है वो चलता रहेगा। बात समझ में आया। कहीं भी यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है ना, तो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर क्या होता है, मांग में कमी आना। चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से यदि मांग में कमी आ गई ना, तो अर्थव्यवस्था में मंदी का चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। दिख रहा ना, दिख रहा, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरी चीज से चौथी चीज, ये चक्र जो है वो चलता रहता है। बात समझ में आ रहा, ठीक। तो कहीं भी अभी जैसे मंदी आएगी ना, या आई हुई है, आप देख लीजिएगा, उसके पीछे भी कारण आपको वही दिखेगा, मांग में कमी, ठीक। अब चाहे उसके पीछे कारण जो भी हो, वर्तमान में जो मंदी आ रही है उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करना, मुख्य कारण ये है। क्या हुआ, क्या कोविड-19 कोरोना वायरस फैला पूरे विश्व में, क्या हो गया, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, क्या कि फिर से जो है वो बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। तो उस बहुत बड़ी मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि केंद्रीय बैंक ने ब्याज की दरें जो है वो बहुत कम कर दी। लेकिन आपने देखा होगा भारत में भी जो है ब्याज की दरें बहुत कम कर दी गई थी, 4% रेपो रेट कर दिया गया था, ठीक ना। अमेरिका में तो 0.8% कर दिया गया था उनका जो है वो पॉलिसी रेट को घटा के। सारे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में यही किया गया कि ब्याज की दरों को जो है वो गिरा दिया गया। सरकार ने क्या किया, नोट छाप छाप कर अर्थव्यवस्था में पंप किए। अमेरिका का हाल बताया था ना, $3 ट्रिलियन प्रिंट हुआ है खाली 2020 में, $3 ट्रिलियन। अंदाजा लगा लीजिए, भारत की जीडीपी के बराबर, भारत की जीडीपी पिछले साल जो है वो $3.2 ट्रिलियन थी। अंदाजा लगा लीजिए कि $3 ट्रिलियन जितनी भारत की जीडीपी है, उतना नोट तो उन्होंने एक साल में छाप के अपनी अर्थव्यवस्था में पंप किया। क्यों, उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखो, मांग को बनाए रखोगे तो वो जो कुचक्र जो स्टार्ट हुआ था ना वो नहीं होगा। तो मांग को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, केंद्रीय बैंकों द्वारा, लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिए, वर्तमान मंदी, वर्तमान मंदी, इसमें लिख लीजिएगा केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज की दरें बढ़ाना। इसमें लिखिएगा क्या हुआ कि कोविड-19 कोरोना वायरस 19 के कारण अर्थव्यवस्था प्रभाव, इस प्रभाव को दूर करने हेतु इस प्रभाव के लिए क्या किया गया, क्या किया गया, केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज की दरें घटा दी गई,
घटा दी गई और साथ ही सरकार द्वारा खर्च किया गया, सरकारी खर्च बढ़ा दिया गया। बात समझ में आ रहा? केंद्रीय बैंक ने ब्याज की दरें घटा दी और सरकार ने क्या किया, सरकारी खर्च बढ़ाया। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या हो गया, पैसा ही पैसा अर्थव्यवस्था में दरें जो है वो कम हो गई, ऋण लेना आसान हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सरकारें जो है वो खर्च कर रही है, अलग अलग तरीकों से खर्च कर रही है, ठीक ना। जनधन खाते में 500 रुपया भिजवा दिया, ठीक ना, आपको जो है वो अनाज फ्री में दे दिया, इस तरह के जो भी तरीके होते हैं इनडायरेक्टली ये तो सरकारी खर्च ही है ना। बात समझ में आ रहा? मान के चलिए मनरेगा में जो है वो पर दिहाड़ी जो है वो बढ़ा दी, ये सब तो सरकारी खर्च ही है ना। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा था, पैसा ज्यादा है तो क्या होगा, मांग ज्यादा होगी, और मांग ज्यादा होगी और कोविड-19 है चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह तो लगे रहे। अरे सप्लाई चेन वगैरह, चाइना अभी तक पूरी तरह से नहीं खुल पाया है, चाइना में अभी भी हम सुनते हैं ना कि किसी क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अभी तक पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन ठीक से नहीं मैनेज हो पा रहा है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि उत्पादन तो हो नहीं पा रहा है ना उतना, लोगों के पास पैसा तो है, हम खरीदने के लिए तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन चिप नहीं आ रहा है, काहे की, क्योंकि चाइना ने जो है वो ताइवान को घेर रखा है। बात समझ में आ रहा? रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड-19, इन सब कारणों से क्या हो गया कि महंगाई बढ़ती चली गई, मांग बढ़ी लेकिन आपूर्ति नहीं, आपूर्ति कम, जिसके कारण क्या हो गया, महंगाई बढ़ती चली गई। आपने सुना होगा इस तरह के रिपोर्ट्स, दिखाता हूं मैं। देख रहा, देखिए 13 अक्टूबर 2022 का न्यूज, क्या हल्ला चल रहा है, यूएसए इन्फ्लेशन डाटा, यानी कि अमेरिका में महंगाई का जो डाटा है वो क्या दिखा रहा है कि अमेरिका में महंगाई जो है वो 8.2% पर पहुंच गया है, विच इज हाईएस्ट इन 40 इयर्स। पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा लेवल पर महंगाई पहुंच चुकी है। बात समझ में आ रहा? इतनी ज्यादा महंगाई दिख रहा, 40 इयर्स हाई, 40 इयर्स हाई, 40 ईयर हाई। अब पिछले पूरे साल आपको महंगाई महंगाई महंगाई। अब जरा सिंपल सी बात है, अब जरा सोच के देखिए ना, आप खुद बताइए, अगर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इसी महंगाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक द्वारा पैसे को मार्केट से सक करना पड़ेगा। और उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका यही होता है, क्या उसका तरीका क्या होता है, यही तरीका होता है कि क्या करो, ब्याज की दरें बढ़ाते चलो, ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होगी अपने आप जो है वो मार्केट में महंगाई कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बाजार से जो है वो पैसा विड्रॉ हो रहा है, पैसा जैसे जैसे विड्रॉ होगा, जैसे जैसे बाहर आएगा अर्थव्यवस्था से, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अपने आप मांग कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे महंगाई जो है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। ये बात समझ में आया? इस कारण से देख लीजिए ना, ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है पिछले 1-2 साल में, सभी विश्व की सभी केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरों में वृद्धि की। देखिए इंडिया का ही देख लीजिए, ये देखिए ये देखिए, ये बड़ा अच्छा दिखा रहा, ये देखिए ये रेट हाइक्स का चार्ट है। ये देखिए ये 2019 के बाद 2020 जब मंदी मतलब कोरोना आया, उस टाइम रेट कितना रख कर दिया गया था, 1% से भी कम, है ना। और फिर उसके बाद देखिए कितनी तेजी से बढ़ाया गया है कि 2 साल के अंतर्गत ही कहां और कहां पहुंचा दिया गया, यानी कि बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। ये दिख रहा ना, ये यूएसए के फेड का है चार्ट,
ठीक, इंडिया का दिखाऊं, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं ने किया है। रीजन यू नो नाउ। भारत की सेंट्रल बैंक का क्या नाम है दया जी? वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा नहीं दे रखा है, आगे और भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन मतलब इतने से आपको अंदाजा लग जाएगा। ये देखिए 22/5/2020, यानी कि ये कोविड का दौर चल रहा है। मार्च में लगभग कोरोना आ गया था, मार्च में 20 के। ये देखिए कितना कर दिया गया था, 4%। उसके बाद से देखिए 2 साल तक 4% के आसपास रहा, लेकिन 2022 से देखिए बढ़ाना स्टार्ट हुआ, 4.40 किया गया, 4.90 किया गया। 2022 में ही देख लीजिए, जून, ये कौन सा महीना हो गया, 5 मतलब मई, मई से लेकर दिसंबर के बीच में कितना, लगभग 2.5% बढ़ा दिया गया। वर्तमान में 6.50 है। देख रहा है इतना तेज बढ़ाया गया, एक साल में ही 2.5% बढ़ा दिया गया। अगर इतनी तेजी से अगर ब्याज की दरों में वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है, बैंकों के लिए जो है वो, या अर्थव्यवस्था में जो है वो मांग तो कम हो ही जाएगी ना। कल तक जो है वो आपको सस्ता कर्ज मिल रहा था, अब अचानक से जो है आपकी कर्ज की दरें जो है वो बहुत महंगी हो गई, क्या हो जाएगा, इंपैक्ट तो आएगा ना, प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है, वर्तमान संदर्भ में अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आ रही है, ब्याज की दरों में वृद्धि जिसके कारण मांग में कमी। इस कारण से क्या हो रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की तरफ बढ़ रही है। अब पूरा चक्र समझ में आया दया जी? हाँ, क्यों वर्तमान में हो रहा है और पहले क्यों था, अमेरिकी रिसेशन क्या था, क्यों था, ये बात समझ में आया। देख यही सेम चीज उस टाइम भी हुआ। मंदी से लड़ने का एक जो चिर परिचित जो तरीका है वो यही है, क्या करो कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाओ, अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाओ। मंदी से लड़ने का यही तरीका है कि अर्थव्यवस्था में कैसे भी तो मांग बढ़ाओ, क्योंकि मांग नहीं बढ़ेगा तो फिर वो पूरा चक्र चलता रहेगा ना, मांग कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो फिर मांग कम, फिर प्रोडक्शन कम, और तो चक्र चलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही, यहां तक क्लियर है? तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए, ठीक से जो है वो मैनेज करने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से जो है वो समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है कि सरकार को और केंद्रीय बैंक को एक्टिव होना पड़ता है। यही काम करती है अर्थव्यवस्थाओं में। क्या किया जाता है कि केंद्रीय बैंक जो है वो ब्याज की दरों को कम कर देंगी और सरकार जो है वो सरकारी खर्च को जो है वो बढ़ा देगी, ठीक ना। इसी तरह से जो है मांग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 2 तरीके किए जाते हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित किया जाता है। क्या क्या लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मांग को बढ़ावा देने के लिए या मंदी से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों को घटा देना, और दूसरा क्या है, दूसरा लिख लीजिएगा क्या, कि सरकारी खर्च को बढ़ाना। सरकारी खर्च को बढ़ाना, ठीक ना। सरकारी खर्च जो है वो किस किस रूप में बढ़ाए जाते हैं, सरकार क्या क्या कदम उठाती है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा छोड़ना, यही उद्देश्य है। ठीक, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा तभी क्या होगा, डिमांड जो है वो अर्थव्यवस्था में फिर से बढ़ेगी। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा को छोड़ना है तो सरकार जो है वो कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या क्या लेगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम ये हो जाएगा क्या कि सरकार जो है वो कर की दरों में कमी कर देगी, टैक्स रेट्स में
टैक्स रेट्स में कमी। सिंपल सी बात है, कल तक मान के चलिए आपको जो है वो आपके ऊपर जो है वो 10% के रेट में आयकर आपसे वसूला जा रहा था। अगर सरकार ने क्या कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर से जो है वो हम आपसे 5% ही ले रहे हैं, ठीक, टैक्स, क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं। कल तक आप 10% दे रहे थे, तो इस कारण से आपके पास बचता कम था, जिसका प्रयोग करके आप जो है वो अर्थव्यवस्था में मांग को उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, अगर वो 5% ही है तो आपके पास डिस्पेंसेबल इनकम, आपके पास खर्च करने की जो है वो धनराशि बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा मांग क्रिएट कर पाएंगे। तो पहला तो यही हो जाएगा कि कर की दरों में कमी। दूसरा क्या करेगी सरकार, सरकार जो है वो अवसंरचना पर व्यय बढ़ा देगी। ठीक ना, अवसंरचना पर व्यय। The government will try to create more and more infrastructure facilities। सरकार जो है खूब सारी सड़कें बनवाएंगी, या फिर वो क्या करेगी, बोलेगी क्या कि चलो ब्रिज बनवाते हैं, कुछ भी। मतलब उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पंप करना पैसा इकोनॉमी में, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। सिंपल सी बात है, सड़क बनेगी या मान के चलिए अगर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, कहीं बांध का निर्माण किया जाएगा, किसी भी तरह की अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, तो लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जिसको वो क्या कर सकेंगे, जिसको वो खर्च कर सकेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही। तो सरकार इस तरह के खर्च करती है। कई बार तो सरकार फ्रीबीज भी बांटती है, फ्रीबीज, ठीक ना, ऐसे ही लिख लीजिएगा फ्रीबी, हिंदी में भी, देवनागरी में इसको फ्रीबी ही लिखिएगा, टेक्निकल टर्म फ्रीबीज। क्या क्या करेगी सरकार, बोलेगी क्या कि इस योजना के तहत जो है वो आपको हम ये भत्ता दे देंगे, ये जो है पैसा दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता हो गया, या फिर मान के चलिए किसी भी तरह से। उद्देश्य क्या है, पैसा पहुंचाना। ठीक ना, आप लोगों को बताया ना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी यही किया गया। क्या किया गया, $3 ट्रिलियन नोट छाप कर बांटे गए। देखना, डायरेक्टली नहीं देती है, इनडायरेक्टली, चाहे जिस जिस तरीके से, जैसे कि भारत में ही देख लिया आपने, बताया तो वो जनधन खाता हो गया या किसी भी रूप में अगर आप तक पैसा पहुंचाया जा रहा है, तो ये सब सरकारी खर्च ही तो है। उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में मांग को क्रिएट करना। ठीक, तो दोनों के सम्मिलित प्रयास से केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों में कमी और सरकारी खर्च में वृद्धि, इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मांग को पुनर्जीवित किया जाता है, मांग को पुनर्जीवित किया जाता है। एक बार जैसे ही मांग पुनर्जीवित हो गई, फिर से जो है वो अर्थव्यवस्था में समृद्धि का सुचक्र, द वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स, अपने आप जो है वो प्रारंभ हो जाता है। कैसे, मांग बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, पिछले साल मैंने 1 लाख फोन, पिछले महीने जो है वो मैंने 1 लाख फोन बनाए सैमसंग, ठीक, 1 लाख फोन बनाए, सारे बिक गए, तो अगले महीने मैं क्या करूंगा, 1,10,000 बनाऊंगा। या मान के चलिए अर्थव्यवस्था में और ज्यादा डिमांड थी तो मैं 1,10,000 बनाऊंगा। अब जरा सोच के देखिए, उत्पादन बढ़ा कि नहीं, इस कारण से उत्पादन बढ़ा ना। अब एक बात बताइए, उत्पादन बढ़ना ही तो जीडीपी को बढ़ा रहा है। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पिछले महीने जो है वो देश में 1 लाख ही फोन बने थे, मतलब एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, मान के चलिए पिछले महीने पूरी अर्थव्यवस्था में 1 लाख ही फोन बने। इस महीने, क्योंकि पिछले महीने डिमांड ज्यादा थी, तो इस महीने कितना बने, 1,10,000। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो पिछले महीने के 1 लाख फोन को उसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन इस बार के तो 1,10,000 फोन को ऐड किया जाएगा। तो आप जरा खुद सोच के बताइए, जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी कि नहीं, जीडीपी बढ़ती हुई दिखी। यही तो आर्थिक समृद्धि है। जो हम मंदी में चले गए थे, जब हमारी जीडीपी घटती जा रही थी, अब वो बढ़ती हुई दिख रही है। यहीं से तो पवित्र चक्र शुरू हो जाता है। अब इतना पर ही काम नहीं रुकेगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर उत्पादन बढ़ा तो क्या होगी, कंपनी जो है वो रोजगार भी तो बढ़ाएगा। अरे 1 लाख फोन का निर्माण करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता थी, 1,10,000 में बढ़ेगा ना। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस 1 लाख का, ठीक, इसके कारण रोजगार उत्पन्न होगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कल तक मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, आज मेरे पास अचानक से रोजगार आ गया है, तो अब मैं मांग और ज्यादा क्रिएट करूंगा ना अर्थव्यवस्था में। कल तक तो मेरे को ये सोचना पड़ रहा था कि पता नहीं खाना कैसे होगा, बाकी मेरी जरूरत की चीजें कैसे हो पाएगी, लेकिन अब अचानक से मुझे रोजगार मिल गया, तो अब क्या है, मैं अपने जरूरत से थोड़ा आगे बढ़कर कंफर्ट की चीजें भी खरीदने का प्रयत्न करूंगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, ये रोजगार मांग को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मांग फिर बढ़ेगा, फिर उत्पादन बढ़ेगा, फिर रोजगार बढ़ेगा, यानी कि इसी को कहते हैं द वर्चुअस साइकिल ऑफ डिमांड।
ठीक ना। हिंदी में इसी को कहते हैं मांग का पवित्र चक्र। मांग का पवित्र चक्र, ठीक, द वर्चुअस साइकिल ऑफ डिमांड। इसे क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, एक के कारण दूसरा चीज। इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं होगा, आप जरा सोच के देखिए ना कि अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ रहा है, इसी में बस इसी चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूं, मांग ज्यादा है, इस मांग को मैच करने के लिए उत्पादन बढ़ रहा है। जरा सोच के देखिए, पिछले महीने 1 लाख फोन का निर्माण हुआ था, 1 लाख फोन का निर्माण हुआ था, उस पर प्रॉफिट एक्स अमाउंट हुआ था। अगले महीने मान के चलिए 1,20,000 फोन का निर्माण हुआ है, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना। अरे प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कलेक्शन भी तो ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा चुका हूं, बात समझ में आ रहा। भारतीय कंपनी तो 30%, विदेशी कंपनी तो 40%। सिंपल सी बात। तो यानी कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनियों का लाभ भी बढ़ेगा, और कंपनियों का लाभ बढ़ेगा तो सरकार के पास जो है वो कर के रूप में आमदनी भी बढ़ेगी, कर के रूप में आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक ना। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू विल शूट अप, बढ़ेगा अपने आप। अब जरा सोच के देखिए, सरकार बिजनेस करने के लिए थोड़ी बैठी है। सरकार का उद्देश्य तो है क्या, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। सरकार का उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। तो पहले सरकार जो है वो मान के चलिए ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ही बना रही थी। अब सरकार के पास मान के चलिए कर संग्रह ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार बोलेगी क्या कि नहीं, अब हम नॉर्थ क्या बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाएंगे। सरकार ने पहले मान के चलिए 3 हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट रखा था, और सरकार के पास कर ज्यादा आ रहा है तो सरकार 4 और कर देगी। तो यानी कि सरकार भी जो है वो स्पेंडिंग ज्यादा कर पाएगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो सरकारी खर्च बढ़ेगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सरकारी खर्च बढ़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, यदि सरकारी खर्च बढ़ेगा तो क्या होगा, देख रहा। इसीलिए मैंने बोला इट इज अ वर्चुअस साइकिल, ठीक ना, विच कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। वो दिखा था ना, वो विशियस साइकिल था। वो कुचक्र जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर खराब 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 खराब, पिछला दिखाया था ना। पर ये क्या है, ये वर्चुअस साइकिल है कि अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा होते रहता है, इसीलिए इसको पवित्र चक्र कहते हैं। देख रहा, देख। तो सरकार और केंद्रीय बैंक यही करती है, जब भी मंदी आती है ना तो मंदी के दौर में यही चलता है। लेकिन 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 इतना आसान थोड़ी होता है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इसमें जो सरकार ने जो भी गतिविधियां की ना, सरकारी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, सरकारी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, सरकार की गतिविधियों को कहा जाता है राजकोषीय उद्दीपन। राजकोषीय उद्दीपन, ठीक ना, राजकोषीय उद्दीपन कहा जाता है, राजकोषीय सक्रियता भी कहते हैं, ये अलग अलग टर्म्स हैं। यानी कि सरकार क्या हो रही है, वो ज्यादा सक्रिय होकर यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा रही है। तो राजकोषीय उद्दीपन भी लिख लीजिएगा या राजकोषीय सक्रियता भी लिख लीजिएगा, फिस्कल एक्टिविज्म भी कहते हैं इसको, ठीक ना। फिस्कल एक्टिविज्म, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ा रही है, क्या अर्थव्यवस्था को उद्दीपित करने का प्रयत्न कर रही है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या, सरकारी उद्दीपन। दूसरी तरफ जो केंद्रीय बैंक द्वारा जो ब्याज की दरों में कमी की जा रही थी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। मॉनेटरी पॉलिसी जब चैप्टर पढ़ा रहा था उस टाइम बहुत डिटेल में बताया है, मैंने हॉकिस पॉलिसी किसको कहते हैं, डविश पॉलिसी किसको कहते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी किसको कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव ईजिंग। देखना, क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम से ही मतलब समझिए ना कि क्वांटिटी ईज कर रही है, यानी कि ब्याज की दरें सस्ती कर रही है। ठीक ना, ब्याज की दरें सस्ती कर रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये टेक्निकल टर्म है, कई बार इस रूप में पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए आपको ये भी बता दिया। यहां तक बात समझ में आया? लेकिन इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, समस्याएं और तरह की आती हैं। समस्या सबसे पहले क्या आएगी, अब जरा सोच के देखिए, जब मंदी है तो मंदी वाले दौर में क्या चल रहा है, अभी बता रखा है आपको, पीछे वाले मैप पर आइए, एक बार फिर से चार्ट पर आइए, जहां पर मंदी वाला चार्ट आपको समझा रखा था। हाँ, यही है ना मंदी, मांग में कमी है, कंपनी उत्पादन कम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जरा सोच के देखिए, कंपनी यदि उत्पादन घटाएंगी तो कंपनियों का लाभ भी घटेगा। सिंपल सी बात है, 1 लाख फोन निर्माण करने पर जितना लाभ हो रहा था 80,000 कर रहे हो तो कम लाभ होगा। अगर कंपनी अपना लाभ घटाएंगी तो क्या हो जाएगा, सरकार को कर में कमी आएगी। सरकार को कर में कमी आ रही है ना। अब जरा सोच के देखिए, वापस आते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस आते हैं, मंदी के दौर में क्या हो रहा है, कर में कमी हो रही है, सरकार की कर आय में कमी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है ना, कर आय में कमी हो रही है। लेकिन इस मंदी से लड़ने के लिए सरकार को खर्च बढ़ाना ही बढ़ाना है, सरकार के खर्च में वृद्धि हो रही है। दोनों बातें सही है। हाँ, एक बात बताइए, मंदी से लड़ने के लिए आपको मांग बढ़ाना है, मांग बढ़ाने के लिए आपको खर्च करना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कर आय में कमी हो रही है। अब जरा सोच के देखिए, आमदनी घटती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, आमदनी घटने और खर्च के बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि सरकार के समक्ष समस्या आ जाएगी, सरकार को कर्ज उठाना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं कि आमदनी आपकी कम है, आमदनी आपकी कम है, लेकिन आपको खर्च करना है, इनफैक्ट खर्च को बढ़ाना है। क्या विकल्प है आपके पास? हा? आपके पास विकल्प है कि आप सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, कहीं से कर्ज लेंगे, तभी तो आप उस खर्च को पूरा कर पाएंगे। अब क्या हो रहा है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर यही चीज लंबे समय तक रही या फिर कर्ज ज्यादा हो गया और सरकार जो है, अब चाहे कर्ज कहीं से ले, चाहे वो अपने देश से ही उठाए, चाहे विदेशों से उठाए, जैसे भी कर्ज उठाए, जरा सोच के देखिए, अगर सरकार जो है वो अपने कर्ज का सही से भुगतान ना कर पाए, सरकार जो है वो अपने कर्ज का सही से भुगतान न कर पाए, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संप्रभु ऋण संकट। This is what is known as a sovereign debt crisis. Sovereign debt crisis. संप्रभु ऋण संकट। ठीक ना, अब जरा सोच के देखिए ना, सरकार ही मना कर दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, जरा सोच के देखिए निवेशकों का क्या हाल होगा, चाहे वो घरेलू निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो, जिन्होंने भी पैसा लगा रखा है उन सबका क्या हाल होगा। ठीक ना, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है संप्रभु ऋण संकट। और एक बार संप्रभु ऋण संकट आ जाता है ना, और अगर मान के चलिए वो डिफॉल्ट कर गया, मतलब देश की सरकार जो है उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो जरा सोच के देखिए उस अर्थव्यवस्था की अब क्या स्थिति होगी। तो इस कारण से क्या करना होता है कि चाहे मंदी ही क्यों ना हो, सरकार को इस चीज को बैलेंस करके चलना होता है। क्यों? क्योंकि आमदनी घट रही है और खर्च बढ़ रहा है, तो इसको बैलेंस करके चलना होता है। और इस बैलेंसिंग के कारण कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, इस बैलेंसिंग के कारण कई बार क्या देखने को मिलता है, जरा देखिएगा, क्या है कि मंदी आई थी, यानी कि जीडीपी घट रहा था,
अरे जीडीपी गिर रही थी ना, तो जीडीपी घट रही है, सरकार ने थोड़ा सा समर्थन दिया तो जीडीपी थोड़ी सी संभली, लेकिन और ज्यादा समर्थन दे पाने की कंडीशन में है ही नहीं सरकार। क्यों? क्योंकि फिर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर कि सरकार जो है वो संप्रभु ऋण संकट में पड़ जाएगी, ठीक ना। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने थोड़ा सा समर्थन दिया, लेकिन फिर सरकार को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, तो फिर क्या हो गया, फिर से अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, ठीक ना। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डबल डिप्रिसिएशन। इसको क्या कहा जाता है, डबल डिप्रिसिएशन, यानी कि दिख रहा ना, एक बार उठा फिर से डिप कर गया, तो इसीलिए टेक्निकल टर्म क्या होता है, डबल डिप्रिसिएशन। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है, फिर से मान के चलिए कुछ महीने बाद फिर से सरकार ने समर्थन दिया, फिर सुधर गई अर्थव्यवस्था जो है वो फिर ठीक हो गई, तो ठीक है, तो देख रहा ना डबल डिप्रिसिएशन। अब समझ में आया डबल डिप्रिसिएशन किसको कहते हैं, ठीक। खैर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ये नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि आई होप आप लोग जो है वो ये समझ पाए होंगे क्या कि अमेरिकी मंदी थी क्या, कैसे हुई, ठीक ना, किस तरह से उसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया, ठीक ना। तो आपको अमेरिकी मंदी के बारे में बहुत समझ में आ गया होगा, और इतना ही नहीं, आपको वर्तमान में जो पूरे विश्व के समक्ष जो मुद्दे चल रहे हैं, इस तरह के जो आपको न्यूज देखने को मिल रहे हैं, देखिए देख रहा, अपने आप आ रहा है, कब का है न्यूज, देखिए 28 मई 2023, आज कौन सी डेट है, 19 ना, 19 है ना, 19 जून 2023, 28 मई 2023, जर्मनी दी वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी भारत से ऊपर है जर्मनी, पता है ना। अरे भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी, पांचवें नंबर पर हम, ठीक ना। तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक, फॉलोइंग अ डिक्लाइन ऑफ 0.5% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। डिक्लाइन 0.5% का क्या मतलब है, डिक्लाइन यानी कि नेगेटिव, कि पिछले महीने पिछले क्वार्टर में मेरे पॉकेट में 100 रुपया था, तो अगले क्वार्टर में मेरे पॉकेट में कितना रह गया, 99.5 रुपया, तो 0.5% का डिक्लाइन हुआ, ठीक ना। तो इसके कारण क्या हो गया, ये रिसेशन में चला गया, इंटर्ड रिसेशन एज इन्फ्लेशन हर्ट्स कंज्यूमर्स। इसके पीछे कारण क्या है, मैं बता रहा हूं ना, कि वही महंगाई जो बढ़ी थी, उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, केंद्रीय बैंकों द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने के कारण मांग कम हो रही है, जिसके कारण मंदी। सिंपल सी बात है, महंगाई को कंट्रोल करोगे कि अर्थव्यवस्था को संभालोगे। अब अर्थव्यवस्था तुम्हारी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन अगर महंगाई बहुत ज्यादा रहेगी तब फिर क्या कर पाओगे, बात समझ में आ रहा ना। क्यों? क्योंकि महंगाई का प्रभाव लोगों के आम जीवन पर देखने को मिलता है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करना पहले ज्यादा जरूरी है। अब देख लीजिएगा ना, फेड के जो चेयरमैन है कौन, जेरोम पोवेल है ना, शायद जेरोमी पोवेल वही नाम है, एक बार देख लेता हूं, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूं, जहां तक मुझे लग रहा है यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल, देख रहा ना, जेरोमी पोवेल, देख रहा, यही है यूएस फेड के चेयरमैन। ये स्पीचेस वगैरह अगर कभी सुनने का मौका मिले, कभी अगर सुन पाए, ठीक ना, तो पिछले पूरे साल भर में उन्होंने खूब सारे जो है इंटरेस्ट रेट हाइक किए ना, सुनिएगा, उसमें आपको ये क्रक्स मिलेगा क्या, कि हमें पहले महंगाई से लड़ना है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के पीछे यदि कारण महंगाई का बढ़ना है तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसी जीडीपी बढ़ोतरी का, ठीक ना। मान के चलिए जीडीपी 5% बढ़ी, लेकिन महंगाई 10% बढ़ गया, बात समझ में आ रहा, तो क्या फायदा, तो ऐसा फायदा नहीं होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है। इसीलिए आप देख लीजिएगा इनके स्पीचेस, किसी के भी स्पीचेस, किसी भी सेंट्रल, अपने शक्तिकांत दास का ही स्पीचेस आप सुनिएगा, जब वो मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बताते हैं, तो देखिएगा आपको उसमें सुनने को मिलेगा क्या, कि हमें पहले महंगाई से लड़ना है। दिख रहा ना, स्टिल नॉट इन रिसेशन, जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। 2022 के पहले 2 क्वार्टर में जो है वो रिसेशन में चला गया था, लेकिन फिर तीसरे क्वार्टर में उसने थोड़ा सा पॉजिटिव शो कर दिया, तो फिर वापस आ गया।
मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही रिसेशन का क्या डेफिनेशन है कि लगातार 2 क्वार्टर तक जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट रहे। तो 2 क्वार्टर तक उसने दिया, ठीक, तो रिसेशन में गया, लेकिन फिर तीसरे क्वार्टर में उसने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा दिया, तो फिर से वापस आ गया। तो यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था झूल रही है, ठीक। अब ये देख नहीं रहे हैं, चारों तरफ बात चल रही है, लाइकली टू फॉल, आर वी इन रिसेशन येट। तो मैंने बताया ना कि पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में बात चल रही है कि मंदी आने वाली है, कई देशों में आ चुकी है, भारत अभी बहुत दूर है। भारत ने तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है। अभी सुना होगा ना आप लोगों ने, खूब न्यूज में चल रहा था क्या कि हमारा अनुमान था, IMF, वर्ल्ड बैंक, यानी कि हमारा खुद का अनुमान था क्या कि हम 6.5% या 6.7% की दर से जो है वो ग्रोथ करेंगे, लेकिन जब हमारा डेटा आया तो पता चला हमने तो 7% की दर से वृद्धि दर्ज की है। तो भारत जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक ना। जरा बात को समझिएगा, यहां तक क्लियर हो गया ना। वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी साथ साथ लिंक, करंट भी समझ में आ रहा, ठीक। चलिए वापस आते हैं अमेरिकी रिसेशन। देखिए बता दिया अमेरिका, इफ अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, ठीक ना। अगर अमेरिका एक बार छींक देता है ना तो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को जुकाम पकड़ लेता है, ये फेमस कथन है। यू नो द रीजन, बता चुका हूं मैं, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की जीडीपी का 25% अकेले अमेरिका के पास है, ठीक ना। कितना बड़ा पार्ट है। सिंपल सी बात है, अमेरिका में यदि मंदी आएगी तो पूरे विश्व पर इसका नकारात्मक प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। बहुत नकारात्मक प्रभाव देखिए, कई सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई, बताऊंगा अभी आगे हम लोग यूरोजोन क्राइसिस पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा। लेकिन भारत पर इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही सीमित रहा। भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव जो है वो काफी सीमित रहा इसका। इस पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वर्तमान कंटेक्स्ट में समझ पाइए कि जब पूरा विश्व जो है वो मंदी के दौर से गुजर रहा है। दिखाता हूं आपको, इंडिया बीट्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन। कब का है, कब का है ये न्यूज? 1 जून 2023 का। क्या बोल रहा है? द जीडीपी ग्रोथ रेट इन फुल ईयर, पिछले साल का कितना, मतलब ये पूरा जो साल रहा ना 2022-23 का, वो कितना रहा? 7.2%, बीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ टिमिड ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर। इंडिया लॉस्ट इन, इतना जो ग्रोथ का हमारा एक्सपेक्टेशन था ना, हमने उससे ज्यादा दिया। ये देखिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेशन, एक्सेलरेट्स टू 6.1% इन मार्च क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो है वो 6.1। अनुमान कितना था? अनुमान इतने का ना। अरे बाकी 3 क्वार्टर का तो पता था ही, लास्ट क्वार्टर का ही तो बचा हुआ था। मार्च से मतलब क्या बोलते हैं, जनवरी से लेकर जो मार्च एंड वाला क्वार्टर था, इसका पता चलेगा तभी तो हमें पूरे साल का पता चलेगा, ठीक ना। एक साल को 4 अलग अलग क्वार्टर में बांटते हैं, तो 3 क्वार्टर का डेटा हमारे पास पहले से था, एक क्वार्टर का नहीं पता था। उस क्वार्टर में हमारा अनुमान था कितने का? हमारा अनुमान था 4.4% ग्रोथ का, लेकिन हमने कितना ग्रो किया है? 6.1%। यानी कि जहां पूरा विश्व जो है वो मंदी के चपेट में जा रहा है, वी आर बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। हम उम्मीद से ज्यादा बढ़कर जो है वो ग्रोथ शो कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, जरा उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। ठीक, दिख रहा? बीटिंग द एनालिसिस एक्सपेक्टेशन, दिख रहा कितना ज्यादा ये हेडलाइन बना, पूरे विश्व में हेडलाइन बना कि कहां पूरा विश्व जो है वो मंदी के चपेट में जा रहा है और इंडिया जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है देख लीजिएगा। हाल फिलहाल का ही न्यूज है, खूब ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए आप लोगों को खोल के दिखा दिया। और साथ ही साथ मेरा उद्देश्य ये भी है कि इसी के माध्यम से आपको ये भी बताऊं कि करंट अफेयर्स पढ़ा कैसे जाता है, ठीक ना। सारे न्यूज देखने होते हैं, ठीक ना। आप लोग कौन सा न्यूज देखते हैं? वो वाला, मोदी जी फला जगह गए, उनके बारे में ये बोल दिया, राहुल जी वहां गए, उन्होंने ये बोल दिया, वो सब न्यूज नहीं। ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए काम की हैं। आपको पता होना चाहिए क्या कि कितना रहा ग्रोथ रेट, क्या एक्सपेक्टेशन था,
क्या कारण थे कि हम अपने उन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गए, ठीक ना। तो न्यूज़पेपर केवल आपके लिए नहीं छप रहा है, वो छप रहा है आम पब्लिक के लिए। तो उस न्यूज़पेपर में से आपके काम का क्या है ये तो आपको खुद छांटना पड़ेगा। हाँ, आपको मन लगता है वो वाली न्यूज पढ़ने के लिए क्या कि फलां की जो है वो बहू उसके साथ भाग गई, ठीक ना। लोकल न्यूज़पेपर्स में तो यही सब रहता है न्यूज ज्यादा, ठीक ना। तो उस सब तरह के न्यूज से बचिए, काम जो आपके सिलेबस में है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं उन न्यूज पर फोकस कीजिए, ठीक ना। तो अखबार शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स वाला पेज से, कितने क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक ना। और स्पोर्ट्स में भी हमारा स्पोर्ट्स दायरा केवल क्रिकेट तक ही सीमित रहता है, क्रिकेट से बाहर नहीं, ठीक ना। वो वाली भी न्यूज डिटेल में पढ़ते हैं, क्या कि 5वें ओवर में जो है ना वो इसने उसको एक बार आंख दिखाया, वो वाला भी न्यूज जो है वो अलग से पढ़ते हैं कि मोहम्मद सिराज जो है वो गए आगे बढ़कर स्टीव स्मिथ के पास और जाके उसके कान में कुछ तत्सम शब्द कहकर आए, वो वाला भी न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या भाई जरा समझिए, आप जब तैयारी में हैं तो जरा समझिए क्या चीजें आपके लिए काम की है, ठीक। वो छांटना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इधर उधर के न्यूज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत पर इसका काफी सीमित प्रभाव देखने को मिला। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि भारत खुद में बहुत बड़ा बाजार है, भारत में खुद में मांग बहुत अधिक है, स्वयं बड़ा बाजार है। ठीक ना, बड़ा बाजार होने के साथ साथ वी आर डेवलपिंग नेशन, हम विकासशील देश हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द डिमांड इन इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन। इसका क्या मतलब है कि भारत में जो है वो मांग निरंतर बढ़ती ही रहेगी। देखिए क्या होता है ना, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है, जैसे मान के चलिए मैं अमेरिका में रह रहा हूं, तो क्या है मेरे पास कार भी है, मेरे पास एसी भी है, मेरे पास फ्रिज भी है, मेरे पास स्मार्ट टीवी भी है, मेरे पास आईफोन भी है। तो एक बात बताइए, वहां क्या होता है, डिमांड सैचुरेट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मांग जो है वो संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। अब मांग ही नहीं है तो जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे है? बात समझ में आ रहा ना। तो फिर क्या करते हैं वहां वो लोग कि खरीदे फिर उसको सेकंड हैंड बेचे फिर दूसरा खरीदे। हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या है, हमारी बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास ये बेसिक चीजें भी नहीं है। तो जब वो धीरे धीरे कमाएंगे या अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तो क्या करेंगे, वो अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करेंगे कि नहीं? तो जब वो अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करेंगे तो देश में समृद्धि होगी कि नहीं? बात समझ में आ रहा? क्या कारण है कि अमेरिका में से एप्पल आ रहा है इंडिया में कि भाई बा तो खोलने दो हमको भी फैक्ट्री, ठीक ना। क्या कारण है कि टेस्ला इलॉन मस्क बोल रहा है क्या कि हमें भारत में भी बेचने दो अपनी कार? क्यों? क्योंकि दे ऑल नो कि इंडिया इज वेरी बिग मार्केट, कि भारत जो है वो बहुत बड़ा बाजार है। क्या कारण है अचानक से जो है वो भारत का कद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा होता जा रहा है? बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है, ठीक ना। तो भारत के प्रधानमंत्री जब कहीं जाएंगे ना, फिर पीछे से नारा लगना चाहिए ना, तब तो फीलिंग आएगी ना, मोदी 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 होना चाहिए, ठीक। तो बात समझ में आ रहा? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बड़ा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तभी ना ट्रंप को हाथ पकड़ के थप्पड़ मार आते हैं मोदी जी, ठीक। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ठीक ना। तो इस कारण से क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी पर रिसेशन का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, और यद्यपि सीमित प्रभाव तो देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी कंपनियां जो है वो है राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है ना। जैसे अभी ही देख लीजिए ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे रिसेशन की बात चल रही है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा उधर से आता है। अब सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका में या बाकी देशों में डिमांड कम होगा तो इनका भी तो प्रोडक्ट कम बिकेगा ना, तो कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव दिखता है, ठीक ना। शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखने को मिला। रीजन अब समझ में आया? ये बात समझ में आया? एक तो अमेरिका भारत पर सीमित प्रभाव, एक तो विकासशील देश जिसके कारण मांग बढ़ रहा है और स्वयं ही बहुत बड़ा बाजार है। यहां तक क्लियर है? लेकिन यूरोप के कई सारे देशों में इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, ठीक ना। इसी कंटेक्स्ट में बात आती है किसकी? पिग्स की।
पिग्स, ठीक ना। पिग्स क्या है? PIIGS, पिग्स, ठीक। इन पिग्स कंट्रीज के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये देश जो है वो क्या हो गए, इस मंदी में लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे, यानी कि इन पर इन मंदी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, अमेरिकी मंदी का। इन देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, पिग्स कंट्रीज पर, ठीक। कौन है ये पिग्स? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाम तो बताइए। P stands for पुर्तगाल, I stands for इटली। इंडिया कहां से हो जाएगा? इंडिया पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, मैंने बताया बहुत सीमित प्रभाव पड़ा, ठीक। द सेकेंड I stands for आयरलैंड, G stands for ग्रीस एंड S stands for स्पेन, ठीक। इन कंट्रीज को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पिग्स, ठीक। इन कंट्रियों में बहुत ही तगड़ा प्रभाव देखने को मिला और क्या हुआ, ये कंपनी, ये देश जो है वो बर्बादी के कगार पर पहुंचे, ठीक ना। कई सारे देश तो अभी तक उस संकट से नहीं निकल पाए हैं, जैसे ग्रीस वगैरह अभी तक उस संकट से नहीं निकल पाए, ठीक ना। इटली में भी बहुत लंबे समय तक जो है वो समस्याएं बनी रही, ठीक ना। तो ये हुआ अमेरिकी रिसेशन का, देखना है दूसरे देशों पर प्रभाव। इन देशों में से कई देशों को जो है वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा, जैसे कि ग्रीस वगैरह को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा अपने देश की स्थिति को संभालने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रहा? तो ये है पूरा अमेरिकी मंदी क्या थी, समझ में आ गया, ठीक ना। क्यों हुआ पूरा चक्र मैंने इतना डिटेल में समझाया है ना, ठीक ना। इससे ज्यादा लेमन टर्म्स में नहीं हो सकता, ठीक ना। इससे ज्यादा जो है वो आसान टर्म में नहीं हो सकता है कि लेमन ब्रदर क्राइसिस कैसे आया, ठीक ना। तो अमेरिकी रिसेशन भी समझ में आ गया, क्या प्रभाव पड़ा इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, क्या प्रभाव पड़ा बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर, ये भी हमने समझा। तो जब यहां तक क्लियर हो गया है तो इसी कंटेक्स्ट में अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या है कि यूरोजोन क्राइसिस क्या हुआ या फिर ब्रेक्जिट क्या था। सुना होगा आप लोगों ने ब्रेक्जिट, क्या है दया जी? ब्रेक्जिट क्या है? हाँ क्या? इंग्लैंड का था कुछ, चलिए बहुत हद तक आप पहुंच गए हैं। ब्रेक्जिट क्या है देखिए, ब्रेक्जिट दो टर्म से बना हुआ है, पहला तो ब्रिटेन एंड सेकंड इज एग्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट कहां से? ब्रिटेन का एग्जिट था यूरोपियन यूनियन से, ईयू से। इसी को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्रेक्सिट। बहुत ज्यादा न्यूज में है, चर्चा में है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद अब फिर से न्यूज में चल रहा है देख रहा कब 3 वीक्स एगो देख रहा ब्रेक्सिट की बात चल रही है। बात समझ में आ रहा? यानी कि ब्रिटेन की ही तर्ज पर अब स्वीडन भी, एक जो दूसरा देश है यूरोपियन यूनियन का, वो भी क्या करना चाह रहा है? अपने आप को बाहर करना चाह रहा है। तो इस कारण से ये न्यूज में भी है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि मैं एक ट्रेडिशनल टॉपिक को करंट से लिंक करके आपको पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रहा? ट्रेडिशनल टॉपिक तो है ही, ब्रेक्सिट वैसे भी पूछा जा सकता है क्या कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखे ही ना, ऋषि सुनाक का प्राइम मिनिस्टर बनना, उससे पहले जो कौन सा थेरेसा मे थी ना, 1 महीना में जो है उसका प्रधानमंत्री पद से जो है वो समाप्त कर दिया गया। और ऋषि सुनाक भारत की मूल का कोई अगर क्या बोलते हैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो वो तो बट ऑब्वियस है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक्सिट तो पूछा ही जा सकता है, वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपको पता है ना। तो ये जो ऋषि सुनाक है, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनके दामाद ही तो है।
ठीक ना। तो अपने आप पूछा जाना तो वैसे ही बनता है, ब्रेक्सिट और उसका प्रभाव ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर, तो ये तो पूछा ही जा सकता है। लेकिन दूसरा भी रीजन मैंने दिया कि स्विक्सिट की भी चर्चा चल रही है। ठीक, इतना ही नहीं, ग्रेक्सिट की भी चर्चा चलती रहती है, अक्सर न्यूज में रहता है। ग्रीस वो भी बाहर होना चाहता है। ये देखिए, देख रहा, ग्रेक्सिट एंड ब्रेक्सिट कब का है न्यूज, 22 मार्च 2023। देख रहा ना, पिछले पूरे साल में ब्रेक्सिट के साथ ग्रेक्सिट भी जो है वो न्यूज में रहा है। इस कारण से ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले तो पता ही होना चाहिए क्या कि आखिर है क्या, और दूसरा फिर हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। ठीक ना। अब जरा बात को समझिए, अमेरिकी मंदी आई, अमेरिकी मंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो किया ही, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर, यूरोप यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, पता है ना, एक महाद्वीप है यूरोप। यूरोप में जो अर्थव्यवस्थाएं थी उन पर, खासकर छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव जो है वो काफी बड़ा रहा। अब जरा बात को समझिए, इस समस्या के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी मंदी नहीं, इसके पीछे एक दूसरी भी समस्या बड़ी थी। वो पहला तो था यूरोपियन यूनियन और दूसरा था यूरोजोन। ठीक ना, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन। अलग बहुत सारे विद्वानों का ये तर्क था कि ये जो पिग्स बर्बाद हुए ना, इसके पीछे केवल अमेरिकी मंदी कारण नहीं थी, इसके पीछे कारण क्या था, यूरोपियन यूनियन और दूसरा कारण था यूरोजोन। इसके पीछे क्या कारण था, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन। जरा बात को समझिएगा, यूरोपियन यूनियन में अगर हम ब्रिटेन को भी जोड़े तो उस टाइम जो है लगभग 28 के आसपास इसके सदस्य देश हुआ करते थे। ठीक ना। यूरोपियन यूनियन क्या था, ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र था, यानी कि इसके जो सदस्य देश है इनके बीच में किसी भी प्रकार के व्यापार पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता था। ठीक ना। मान के चलिए जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नीचे श्रीलंका, इन सब मिलके सबने क्या किया, अखंड भारत नाम का एक यूनियन बना लिया। ठीक ना, सर सपना तो यही है। ठीक, कोई बात नहीं, उन सपनों को अभी रखिए, अभी बस एग्जाम्पल के रूप में समझिए। ठीक, अब देखिए, अलग अलग देश की अपनी अलग पहचान है। ठीक ना, लेकिन हम सब ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जिसके अंतर्गत हम क्या कह रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई वीजा नहीं लगेगा, तुम एक देश से उत्पादन करके किसी देश में बेचो, कुछ नहीं। मतलब ये मान लो कि सब देश की अपनी अपनी सरकारें हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली आर्थिक रूप से एक है। ठीक ना। तो यूरोपियन यूनियन उस टाइम क्या था, लगभग 28 देशों का एक समूह था, उस टाइम देशों का समूह था। ठीक, इन देशों में क्या है, मुक्त मुक्त व्यापार होता था, यानी कि फ्री ट्रेड होता था, यानी कि किसी भी तरह का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, किसी भी प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लगाया जाएगा। ठीक ना, एक देश से जाओ दूसरे देश में कोई बिना रोक टोक के, कोई वीजा नहीं चाहिए। एक देश से जो है, मान के चलिए मैं अगर ब्रिटेन का नागरिक हूं, मैं आराम से पूरा यूरोप घूम सकता हूं बिना वीजा के, मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि मानव संसाधन का, मैं मान के चलिए जर्मनी का नागरिक हूं, मैं फ्रांस में जा रहा हूं डेली जो है वो क्या करने के लिए, काम करने के लिए। इस कंडीशन को कहा जाता है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, यानी कि एकदम ओपन। अरे मतलब जर्मनी और फ्रांस जो है वो सटे हुए देश है ना, ये देखिए दिखाता हूं। क्या, अरे नहीं, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कहां से समुद्र आ गया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के तो बॉर्डर साथ चलते हैं, तो नहीं दिखा रहा।
वही तो यूरोप का ही तो मैप खोला, ये दिख रहा ना। जैसे मान के चलिए, ये देखिए, ये है जर्मनी और इससे फ्रांस की बाउंड्री। तो मान के चलिए यहाँ पर कोई आदमी जो रहता है वो आराम से आ जाएगा इधर जॉब करने के लिए, ठीक है ना। इतना ओपन था, ये कंडीशन है, इतना मुक्त व्यापार है कि आप एक देश से दूसरे देश सुबह जा रहे हैं जॉब करने के लिए दूसरे देश में, शाम को जो है वो फिर अपने देश में आ जा रहे हैं। इस तरह के कंडीशन थे, ठीक ना। ये कंट्रीज हैं जो सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। एक पुराना फोटो है वैसे, ये वाला है लेटेस्ट, फिर भी खुल जाए। ये देखिए, ये है यूरोपियन यूनियन के मेंबर, देखना, देख रहे हैं, ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन आपका, जो अब नहीं दिख रहा है इसको इसके मेंबर के रूप में। ये है आपका ब्रिटेन ना। तो ये सारे मेंबर हैं किसके, यूरोपियन यूनियन के, ठीक। इनमें जो है वो मुक्त व्यापार होता था, यानी कि फ्रांस में कोई उत्पाद बना वो जर्मनी में जाके बिक रहा है, कोई टैक्स नहीं। फ्रांस में कोई उत्पाद बना वो पोलैंड में जाके बिक रहा है, कोई टैक्स, ठीक ना। वो जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, वो सब नहीं। यहाँ का आदमी आराम से वीजा फ्री कहीं भी घूम सकता है इस पूरे रीजन में, ठीक ना। इसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, या इसको कहा जाता है टैक्स फ्री कंट्रीज, या फिर इन लोगों ने आपस में ऐसा कोई डील साइन कर रखा है। यहां तक बात समझ में आ रहा। तो इस यूरोपियन यूनियन के कारण क्या हो रहा था कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो रहा था और छोटी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा था, ठीक ना। छोटी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा था। इस यूरोपियन यूनियन में ही 19 देश ऐसे थे, 19 देश ऐसे थे जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना रखा था। अपनाया, यानी कि इन सब देश में सेम करेंसी थी, यूरो, ठीक ना। ऐसे कंट्रीज के समूह को यूरोजोन कहा जाता है। अब समझ में आया अंदया जी, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन में क्या अंतर है, ये समझ में आया। यूरोपियन यूनियन वो देश है जिन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, यूरोप के कई सारे देश हैं, लेकिन इन सारे देशों ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में नहीं अपना रखा है। जिन देशों ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना रखा है उन्हें हम क्या कहेंगे, यूरोजोन। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए ना, ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर था, अरे ब्रेक्सिट से पहले तो कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर था ना। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि ब्रिटेन की करेंसी क्या थी, हमेशा से पाउंड, उसने यूरो को कभी अपनाया ही नहीं था। तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन वो यूरोजोन का मेंबर नहीं था। यूरोजोन कौन होंगे, वे देश जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना रखा। यहां तक बात समझ में आ रही, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन। दिखाता हूं यूरोजोन में कौन कौन से हैं मेंबर। जब तक ये 2 पॉइंट नहीं समझ में आएगा ना, तब तक पूरी कहानी ही नहीं समझ में आएगी, देखना। यूरोजोन देखिए, घट गया ना, पिक्चर घट गया, छोटा हो गया ना, देख रहा। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे तो ये सब पूरा था ना, ये स्वीडन भी था ना। हम देख रहे हैं जब यूरोप की बात कर रहे हैं तो देश घट गए ना, देश कम हो गए ना, ठीक। तो उस 28-27 में से जो है वो कम ही देश थे जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना रखा, ठीक है। तो लोगों का तर्क क्या है, कई सारे विद्वानों का तर्क ये है कि ये जो यूरोप की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हुई ना, पिग्स कंट्रीज बर्बाद हुई, इसके पीछे अमेरिकी मंदी कारण कम थी, इसके पीछे कारण था यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन। बात समझ में आ रहा, यूरोजोन इसके पीछे क्राइसिस था, कारण था। खाली क्या हुआ कि अमेरिकी मंदी के कारण ये चीज दिख गया, ये चीज सामने आ गया, देखना। तो अमेरिकी मंदी ने बस उस समस्या को उजागर कर दिया, वास्तव में समस्या कुछ और ही थी, ठीक ना। तो यूरोजोन समस्या क्या थी, या यूरोपियन यूनियन से संबंधित समस्या क्या थी, आखिर क्या कारण था कि ये कंट्रीज बर्बाद हो गई, और वही कारण है जो ब्रेक्सिट के पीछे कारण है। जब हम ये कारण देख लेंगे ना कि आखिर यूरोपियन यूनियन में क्या समस्या है या यूरोजोन में क्या समस्या है, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ब्रेक्सिट क्यों हुआ, हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि स्विक्सिट की बात क्यों चल रही है, और हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ब्रेक्सिट की बात क्यों चलती रहती है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ क्या है ना, मेरे को आपको यूरोजोन संकट और यूरोपियन यूनियन से संबंधित समस्या को समझाने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा से 45 मिनट चाहिए।
और आज की क्लास में हमें मुश्किल से जो है वो 10 मिनट का समय बचा है। तो मैं अगर स्टार्ट कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे कल फिर से वो 10 मिनट बताना पड़ेगा आपको। देखना क्यों, क्योंकि देखा ना अमेरिकी मंदी सब चीजें लिंक्ड थी, अगर मैं बीच में छोड़ देता आपको तो फिर पूरा नहीं समझ में आ पाता आपको। ठीक ना, तो कोई बात नहीं, यहां तक यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि आखिर यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन से संबंधित समस्याएं। ठीक ना, तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या मुद्दा था, क्यों ब्रेक्जिट हुआ, इस ब्रेक्जिट का ब्रिटेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस ब्रेक्जिट का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम इन सब चीजों के बारे में अगली क्लास में समझेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको पता चला होगा मंदी, अमेरिकी मंदी, वर्तमान में जो मंदी के आसार दिख रहे हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा। ठीक ना, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।